सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञान में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और इसके पहले और भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। संस्कृत पेडागोजी के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के, मैथ्स पेडागोजी के लिए भी प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। लेखन कौशल के विकास हेतु सर्वप्रथम छात्रों में विकसित होना चाहिए। तो लेखन कौशल की बात यहाँ पर हो रही है। लेखन कौशल के विकास के लिए सर्वप्रथम छात्रों में क्या विकसित होना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि लिखने के लिए पहले सुनना पड़ता है। तो उससे संबंधित अपन यहाँ कुछ देखेंगे कि वाचन कौशल का विकास होना चाहिए या फिर पठन कौशल का विकास होना चाहिए या फिर शुद्ध उच्चारण का विकास होना चाहिए या फिर अक्षरों का ज्ञान। तो क्या रहेगा सही? शुद्ध उच्चारण ये होगा सही। लेखन कौशल के लिए शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता है, ये होगा सही। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है लेखन कौशल के विकास में सहायक है। तो लेखन कौशल के विकास में सहायक क्या है? श्रुतलेख और प्रतिलिपि, ये दोनों सहायक हैं। चूंकि ये प्रश्न रिपीट हो चुका है तो ए और बी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। तो लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताना है आपको। वर्तनीगत दोष दूर करना, वर्तनी सुधार, या फिर सुलेख का विकास करना, या फिर लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करना, या फिर प्रभावी बनाना। तो लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या रहेगा? लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना होगा इसका सही उत्तर। लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है शिक्षक की कठिन भाषा के प्रयोग से कुप्रभावित होता है। देखिए, शिक्षक कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा है तो क्या कुप्रभावित होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। वाचन कौशल कुप्रभावित होगा, पठन कौशल कुप्रभावित होगा, श्रवण कौशल कुप्रभावित होगा, या फिर लेखन कौशल कुप्रभावित होगा। तो यदि शिक्षक कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो क्या होगा? प्रभावित श्रवण कौशल प्रभावित होगा, क्योंकि बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा जो वो सुन रहे हैं वो। तो ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। तो कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान कहाँ देना चाहिए? छात्रों की मानसिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है छात्रों की रुचि व योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, ए और बी दोनों, या फिर छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर। तो क्या रहेगा सही? छात्रों के विकास के लिए आवश्यक रूप से जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो ए और बी दोनों। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है छात्रों के व्यक्तित्व विकास का संबंध किस कौशल से है। छात्रों के व्यक्तित्व विकास का संबंध किस कौशल से है बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है पठन कौशल से, दूसरा लेखन कौशल से, वाचन कौशल से, या फिर मौन वाचन से। तो छात्रों के व्यक्तित्व विकास का संबंध किस कौशल से है ये आपको बताना है। तो व्यक्तित्व विकास की जब बात आती है तो वाचन कौशल का नाम आता है, ये होगा सही उत्तर। वाचन कौशल से छात्रों के व्यक्तित्व विकास का संबंध वाचन कौशल से है। आगे चलते हैं आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति। आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति द्वारा किस त्रुटि को सुधारा जा सकता है? आवृत्ति के द्वारा और पुनरावृत्ति के द्वारा। तो किस त्रुटि को सुधारा जा सकता है? अशुद्ध उच्चारण को, अशुद्ध व्याकरण को, अशुद्ध वाक्य रचना को, या फिर अशुद्ध कहानी कथन को। तो किसे सुधारा जा सकता है? ध्यान रखना आप लोग, पहले प्रश्न को ध्यान से समझ लें। आवृत्ति और पुनरावृत्ति, आवृत्ति एक बार, पुनरावृत्ति बार बार। तो इस द्वारा मतलब पुनरावृत्ति द्वारा किस त्रुटि को सुधारा जा सकता है? तो इसमें उच्चारणगत जो त्रुटियां हैं
जो कि अशुद्ध उच्चारण कोई बच्चा कर रहा है तो आवृत्ति करे और फिर पुनरावृत्ति करे, बार बार उसको दोहराए तो वो ठीक कर लेगा। तो ठीक, तो पहला जो है ये रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दूरदर्शन सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य श्रव्य उपकरण है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संदेश वाहन के इस यंत्र में रेडियो तथा चलचित्र के गुणों का सम्मिश्रण है। क्या कह रहे हैं कि दूरदर्शन सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य श्रव्य उपकरण है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, एक साथ दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो चलचित्र भी है और रेडियो तथा चलचित्र का एक साथ दोनों का रूप है। ये किसने कहा था ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है टीपी नन का, घट एवं गैट वेरिच का, या फिर डॉक्टर डीजे शर्मा का, या फिर जे कृष्णमूर्ति का। तो टीपी नन महोदय का ये कथन है, ध्यान रखना आप लोग, टीपी नन महोदय का कथन है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है दूरदर्शन का संबंध है। तो दूरदर्शन का संबंध किससे है ये आपको बताना है। देखिए, जन संचार माध्यम है, बिल्कुल ठीक, जन संचार माध्यम है दूरदर्शन। श्रव्य दृश्य उपकरण है, हाँ ये भी है। आगे क्या कह रहे हैं, ए और बी दोनों, या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री से। तो देखिए, इसके उत्तर की बात जब आती है तो अपन यदि सामान्य रूप से देख रहे हैं तो ए और बी अपन को सही लग रहा है यहाँ, लेकिन वहाँ जो सही माना गया है, एक संचार का माध्यम माना है उन्होंने दूरदर्शन को। क्या माना है, संचार का माध्यम जो है वहाँ पर टिक मारा है, ये सही बताया था आंसर की में। लेकिन अपन को ये लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न में, तो अपन इस प्रश्न को वैसे छोड़ ही देते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला मतलब कि उनके हिसाब से ये वाला सही था कि जनसंचार का एक माध्यम है दूरदर्शन, और ये ठीक भी है। आगे चलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री को विभक्त किया जा सकता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है इसको कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला दिया है 3 भागों में, दूसरा दिया है 2 भागों में, चौथा दिया है 4 भागों में, या फिर 5 भागों में। तो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर शब्द ज्ञान के किस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शब्द ज्ञान में, प्राथमिक स्तर पर शब्द ज्ञान में किस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि प्राथमिक स्तर की बात चल रही है तो रेडियो तो वहाँ होगा नहीं, टैप रिकॉर्डर भी नहीं होगा। शब्द ज्ञान कराने के लिए हाँ फ्लैश कार्ड हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट शब्द फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाए जाएंगे तो ये होगा। श्यामपट्ट भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या रहेगा ये, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात है, बिल्कुल बच्चा छोटा है तो डायरेक्ट कार्ड देख के और समझ जाएगा। सही उत्तर ये रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है कि पाठ अधिक रुचिकर हो, बच्चे अच्छे ध्यान से पढ़ें, ये होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना, बिल्कुल सही है, पहले ही मिल गया। छात्रों का मनोरंजन करना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को क्रियाशील रखना, ये भी नहीं कि क्रियाशील थोड़ी हमेशा रखा जाए, बिल्कुल। छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाना, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही जो है ये है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है अधिगम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सर्दी जुकाम है मुझे, तो उस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। दिया हुआ है अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मतलब सामान्य रूप से करना चाहिए, या फिर आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, या फिर कभी कभी करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की बात चल रही है यहाँ पर कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, आवश्यकता के अनुसार, मतलब कि जहाँ पर आवश्यकता हो तो आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है अक्षर चक्र। ध्यान से, अक्षर चक्र एवं फिसल पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। तो अक्षर चक्र जैसे बोलते हैं, या फिर फिसल पट्टी के नाम से भी उसे अपन जानते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर, बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक स्तर पर किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका अपन प्रयोग नहीं करेंगे।
तो ए और बी तो हो नहीं सकते हैं, ये डी भी नहीं होगा। तो जो अक्षर चक्र एवं फिसल पट्टी जो है, तो अक्षर चक्र और फिसल पट्टी का प्रयोग कहाँ पर करेंगे अपन? ए जो दिया हुआ है प्राथमिक स्तर, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कहाँ पर होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, पहला ऑप्शन है। ध्यान से, अधिगम स्तर में सुधार के लिए। दूसरा, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में, ठीक, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में, ये भी ठीक है, या सामान्य स्थिति में। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त ना करने की स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि बच्चे में क्या कमी है उसको ढूंढ करके और फिर उसका उपचार करेंगे, तो फिर जाके ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। और इसकी आवश्यकता तभी होती है जब निर्धारित लक्ष्य में बच्चा नहीं पहुंच रहा है या फिर अधिगम नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की प्रकृति होती है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विषय केंद्रित होती है, या फिर शिक्षण विधि केंद्रित होती है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है उसकी प्रकृति बाल केंद्रित होती है। कैसी होती है? बाल केंद्रित। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण कैसा होता है? सामान्य शिक्षण है, ये विशेष शिक्षण है, कक्षा कक्ष शिक्षण है, या फिर विद्यालयी व्यवस्था से संबंधित है? तो उपचारात्मक शिक्षण कैसा शिक्षण है ये आपको बताना था। तो एक प्रकार का विशेष शिक्षण है, विशेष शिक्षण है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों का ध्यान उनकी त्रुटियों की ओर खींचना, पहला दिया है। अधिगम सुधार, दूसरा ऑप्शन दिया है। शिक्षण सुधार, बिल्कुल ध्यान रखना एक एक शब्द को, शिक्षण सुधार, या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो ये तो बिल्कुल से गलत ही है। अब इन तीन ऑप्शन में से देख लेते हैं क्या कहा है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है उसका प्रमुख कार्य यही है कि छात्रों का ध्यान उनकी त्रुटि की ओर खींचना, कि छात्र जो है वो ये गलती कर रहा है और शिक्षक उसका फिर निदान कर सके। ये आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। दिया हुआ है सतर्कतापूर्ण निदान, मानसिक संघर्ष की समाप्ति, तनाव की समाप्ति, या फिर अधिगम स्तर में सुधार। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ध्यान से, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो है, प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर पूछा है कि मतलब प्रमुख उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण का क्या रहेगा? तो सतर्कतापूर्ण निदान जो है यह है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। आगे चलते हैं, दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावशाली या फिर प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? मूल्यांकन आवश्यक है, शिक्षण का आत्मीय व्यवहार आवश्यक है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है ये पूछा है। तो ए और बी दोनों होगा इसका सही उत्तर, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है कक्षा में एक छात्र का शब्द का उच्चारण कई तथा खा शब्द का उच्चारण खई करता है, तो उसकी यह त्रुटि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? उसकी यह त्रुटि की कक्षा में एक छात्र का उच्चारण कई करता है, खा का उच्चारण खई करता है, तो उसकी यह त्रुटि क्या मानी जाएगी? भाषा का ज्ञान ना होना पहला, मात्राओं का ज्ञान ना होना दूसरा, क्षेत्रीयता का प्रभाव तीसरा, या फिर उच्चारण का ज्ञान ना होना। तो कक्षा में छात्र का को कई बोल रहा है, खा को खई बोल रहा है, तो क्या होगा? ये क्षेत्रीयता का प्रभाव है।
जहाँ का वो निवासी है वहाँ पर इस प्रकार से मदर टंग जो उसकी है, तो उस बोली का फ़र्क है यहाँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न। एक छात्र कक्षा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, परंतु लिखित रूप में वह अपने विचारों को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार छात्रों में पाया जाता है। देखिए ठीक ऐसा होता है, कभी कभी कोई कोई छात्र ऐसे होते हैं जो लिखकर अभिव्यक्त कर देते हैं अपनी बात को, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब कि सामने वाले के सामने नहीं सुना सकते हैं। तो ये छात्रों में इस प्रकार से क्या पाया जाता है? समूह के समक्ष आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतिकरण का अभाव, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि भीड़ देख के और डर जाते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कैसे बोलेपन ये हो जाता है। शब्दों के ज्ञान का अभाव, ये हो सकता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये भी हो सकता है। या फिर मौखिक अभिव्यक्ति का अभाव, ये भी हो सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ? पहला ही, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्यों होगा? क्योंकि समूह के समक्ष आत्मविश्वास का जो प्रस्तुतिकरण का जो है वो अभाव होता है। मतलब आप लोग भी सोचें, बहुत सारी भीड़ के सामने बोलने में अजीब सा लगता है, चाहे वो अपने फ्रेंड ही क्यों ना वहाँ पर बैठे हों, वो बोलना अलग हो जाता है। और नॉर्मल कहीं अपन 1 2 3 लोग ऐसे ही बैठे गप्पे मारना, वो अलग हो जाता है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, उस पर चलते हैं। एक बालिका कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही अनेक प्रकार की बातें करती है जो कि विषय से संबंधित नहीं है। वह हिंदी विषय के प्रति रुचि का प्रदर्शन न करके बातचीत में अधिक विश्वास रखती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसकी बातों पर प्रतिबंध लगाए, पहला। उसकी बातों को रुचिपूर्ण ढंग से सुने, दूसरा। उसे ज्ञानवर्धक बातें समझाए, तीसरा। उसे हिंदी भाषा में रुचि व्यक्त करने के लिए कविता सुनाए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? एक बालिका जो है वो इस प्रकार से बहुत कुछ कर रही है, तो फिर उसके लिए क्या रहेगा सही उत्तर? आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाना है। उसकी बातों पर प्रतिबंध लगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसकी बातों को रुचिपूर्ण ढंग से सुने, ये भी आपको देखना है। उसे ज्ञानवर्धक बातें सुनाए। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षक द्वारा छात्रों से कविताएं सुनी जाती हैं, कहानियां सुनी जाती हैं तथा वह स्वयं भी छात्रों को कविता, कहानी एवं अभिनय करके अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार की कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण होता है? ऑप्शन पहला दिया है गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचि शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, रोमांचक शिक्षण। तो ये गलत हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण। सही क्या रहेगा? गतिविधि आधारित शिक्षण वहां पर हो रहा है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से किस सामग्री का समावेश अधिक होना चाहिए जिसमें कि छात्रों को हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके? क्या कह रहे हैं? प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें सामान्य रूप से किस सामग्री का समावेश हो, क्या क्या उसमें हो कि छात्रों में हिंदी शिक्षण के प्रति रुचि हो? कहानी और कविताएं, व्याकरण, पत्र लेखन या फिर निबंध। देखिए प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, और जब जब प्राथमिक स्तर की बात की जाती है तो वहाँ पर कहानी और कविताओं को ही रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट रहेगा इसका सही उत्तर। और आज के लिए इतना ही, ये अंतिम प्रश्न था। आगे अन्य जो वीडियोस हैं उनमें पुनः इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस रहेंगे। आज चूँकि मैथ की क्लास आना मुश्किल है, तो कल मैथ्स का एक वीडियो और आएगा, और फिर कोशिश करेंगे कि जितने भी वीडियोस अपलोड हो पाएँ इन क्वेश्चंस के जल्दी से जल्दी अपलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।